स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम मानव शरीर की एक बहुत ही कह सकते हैं जटिल और अद्भुत प्रक्रिया पर बात करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान हमारे गुर्दे यानी किडनी वो कैसे विकसित होते हैं। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स हैं और एक काफ़ी अच्छा चित्र भी है जो इस पूरी प्रक्रिया को समझने में मुझे लगता है काफ़ी मदद करेगा। नमस्कार। हाँ, ये विषय वाकई में बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हमें सीधे सीधे दिखाता है कि कैसे शरीर का इतना जरूरी अंग एक छोटी सी शुरुआत से बनता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस भ्रूण विकास की परतों को खोलें। ये समझना न केवल मतलब ज्ञान के लिए अच्छा है, बल्कि जैसा हमारे नोट्स भी बताते हैं, कई जन्मजात जो दिक्कतें होती हैं उनकी जड़ें यहीं होती हैं। तो चलिए इस विकास की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हाँ, देखिए, मानव भ्रूण में किडनी का बनना कोई सीधी लाइन नहीं है। ये 3 अलग-अलग स्टेजेस या सिस्टम से गुजरता है। पहले प्रोनेफ्रोज, फिर मेसोनेफ्रोज और आखिर में मेटानेफ्रोज। और मजे की बात यह है कि इनमें से सिर्फ आखिरी वाला मेटानेफ्रोज वही हमारा परमानेंट काम करने वाला गुर्दा बनता है। पहले 2 तो बस रास्ते के पड़ाव हैं। 3 पड़ाव, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले से, प्रोनेफ्रोज। नोट्स और चित्र देखें तो ये तो बहुत जल्दी, मतलब विकास के चौथे हफ्ते में ही आ जाता है। पर फिर इसका होता क्या है? एकदम सही। प्रोनेफ्रोज सबसे पहली किडनी जैसी दिखने वाली चीज है। ये भ्रूण के गर्दन वाले हिस्से में, हाँ, चौथे हफ्ते की शुरुआत में ही बन जाती है। लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए होती है, मतलब बनती है और लगभग उसी हफ्ते के आखिर तक खत्म भी हो जाती है, डीजेनरेट कर जाती है। ओह, तो मतलब इसने कभी काम ही नहीं किया? हमारे लिए कोई फंक्शन नहीं? नहीं, मनुष्यों में ये फंक्शनल नहीं होती, मतलब यूरिन वगैरह बनाने का काम नहीं करती है। हाँ, कुछ दूसरे जीवों में जैसे मछलियों में या मेंढक के लार्वा में शायद करती होगी, पर इंसानों में नहीं। लेकिन इसका बनना बेकार नहीं है। ये अगली स्टेज मीसोनेफ्रॉस उसके बनने के लिए एक तरह से रास्ता साफ करती है या उसे ट्रिगर करती है। तो ये पहला जरूरी कदम है, भले ही खुद मंजिल ना हो। चित्र में भी देखिए, सबसे ऊपर एक छोटा सा उभार सा है। अच्छा, तो ये एक तरह से अगले स्टेज के लिए स्टार्ट बटन जैसा है। ठीक है, तो प्रोनेफ्रॉस गया, अब आया मीसोनेफ्रॉस। ये भी करीब करीब उसी चौथे हफ्ते के एंड में बनना शुरू होता है जब प्रोनेफ्रॉस जा रहा होता है। इसकी क्या खास बात है? हाँ, बिल्कुल। जैसे प्रोनेफ्रोज हटता है, उसे थोड़ा नीचे की तरफ थोरैसिक और लंबर रीजन में मीसोनेफ्रोज बनने लगता है। ये प्रोनेफ्रोज से ज्यादा डेवलप्ड होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अस्थायी तौर पर ही सही, पर भ्रूण के लिए किडनी का काम करता है। अरे वाह! तो ये असल में किडनी का काम करती है कुछ टाइम के लिए। हाँ, बिल्कुल। प्रेगनेंसी की जो पहली तिमाही होती है, उसमें लगभग 6 से 10वें हफ्ते तक ये मेसोनेफ्रॉस ही भ्रूण का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ये खून से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर करके थोड़ा बहुत यूरिन भी बनाता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड में जाता है। तो इसे हम भ्रूण की अंतरिम किडनी कह सकते हैं। इंटरिम किडनी, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, एक टेम्पररी किडनी। पर नोट्स में एक और बात है जो मुझे थोड़ी चौंका रही है कि इसका आगे का फ्यूचर पुरुषों और महिलाओं में अलग होता है। ये कैसे? हाँ, ये पॉइंट बहुत बहुत ज़रूरी है और ये सेक्सुअल डिफरेंशिएशन से जुड़ा है। देखिए, मेसोनेफ्रोज के साथ एक ट्यूब, एक डक्ट जुड़ी होती है, मेसोनेफ्रिक डक्ट, या उसे वॉल्फियन डक्ट भी कहते हैं। अब यही कहानी बदलती है। मेल एम्ब्रियो में, मतलब XY क्रोमोसोम वाले भ्रूण में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है। उसके असर से ये वॉल्फियन डक्ट बनी रहती है और आगे चलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जरूरी हिस्से बनाती है। जैसे एपिडिडमिस है, डक्टस डेफरेंस है, सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये सब उसी से बनते हैं। अच्छा, तो पुरुषों में ये डक्ट एक बिल्कुल नए सिस्टम का पार्ट बन जाती है और महिलाओं में वो डेवलप होकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाती है। तो आप समझ सकते हैं कि मीसोनेफ्रॉस सिर्फ एक अस्थायी गुर्दा नहीं था, बल्कि उसकी डक्ट का भविष्य जेंडर पर डिपेंड करता है और वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नींव रखता है। कमाल है। मतलब एक स्ट्रक्चर जो किडनी की तरह शुरू हुआ, उसका एक हिस्सा बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला गया। नेचर की इंजीनियरिंग तो अद्भुत है। चलिए अब उस स्ट्रक्चर पर आते हैं जो असल में हमारे साथ पूरी जिंदगी रहता है, मेटानेफ्रॉस, हमारा स्थायी गुर्दा। इसका बनना कब शुरू होता है? मेटानेफ्रॉस थोड़ा बाद में, लगभग 5वें हफ्ते में बनना शुरू होता है।
और ये भ्रूण के पेल्विक एरिया में होता है। यही वो स्ट्रक्चर है जो धीरे धीरे बढ़कर हमारी पूरी फंक्शनल किडनी बनता है। और ये बनने की जो प्रक्रिया है, नेफ्रोजेनेसिस मतलब नेफ्रॉन बनना, ये कब तक चलता है? नोट्स में लिखा है कि ये प्रेगनेंसी के 36वें हफ्ते तक चलता रहता है। मतलब जन्म के टाइम भी ये पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। नेफ्रॉन का बनना यानी नेफ्रोजेनेसिस जन्म से कुछ टाइम पहले तक, हाँ, करीब 34वें से 36वें हफ्ते तक चलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे टाइम से पहले पैदा होते हैं, प्री टर्म बेबीज, उनमें नेफ्रॉन्स की संख्या पूरी नहीं हुई होती है और ये उनके किडनी फंक्शन पर असर डाल सकता है। जन्म के बाद नए नेफ्रॉन नहीं बनते, तो जितने बनने होते हैं वो जन्म से पहले ही बन जाते हैं। ये जानना तो बहुत जरूरी है, खासकर प्री टर्म बच्चों के लिए। अच्छा, अब ये मेटानेफ्रोज खुद कैसे बनता है? नोट्स कह रहे हैं कि ये दो मेन हिस्सों के मिलने से बनता है। हाँ, मेटानेफ्रोज का बनना एक बहुत ही सटीक तालमेल, एक इंटरैक्शन पर डिपेंड करता है। ये इंटरैक्शन दो अलग-अलग एम्ब्रियोनिक सोर्स से आने वाले हिस्सों के बीच होता है। ये दो हिस्से हैं। पहला यूरेटेरिक बड, जिसे मेटानेफ्रिक डाइवर्टिक्यूलम भी कहते हैं, और दूसरा मेटानेफ्रिक मीसेनकाइम या मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। ठीक है, तो पहले यूरेट्रिक बड, ये कहाँ से आता है और क्या बनाता है? आपने मेटानेफ्रिक डाइवर्टिक्यूलम भी कहा। हाँ, यूरेट्रिक बड असल में उसी मेसोनेफ्रिक डक्ट यानी वुल्फियन डक्ट के निचले सिरे से एक छोटा सा उभार या आउटग्रोथ की तरह निकलता है। ये उभार फिर ऊपर की तरफ मेटानेफ्रिक मीसेनकाइम की ओर बढ़ता है और जैसे जैसे ये बढ़ता है, ये बार बार दो हिस्सों में बढ़ता जाता है। ब्रांचिंग होती है इसकी, जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती हैं। शाखाओं में बढ़ता है, इसका क्या मतलब हुआ? ये बना क्या रहा है आखिर? ये जो बंटवारा रे, ये ब्रांचिंग, यही किडनी का पूरा कलेक्टिंग सिस्टम बनाती है। मतलब सबसे पहले तो ये यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी बनाता है, फिर इसकी शाखाएं किडनी के अंदर का पेल्विस बनाती हैं, फिर और छोटी शाखाएं मेजर और माइनर कैलिक्स बनाती हैं, और आखिर में सबसे पतली लाखों शाखाएं कलेक्टिंग डक्ट्स बनाती हैं। ये पूरा नेटवर्क ही यूरिन को नेफ्रॉन से इकट्ठा करके ब्लैडर तक ले जाने का रास्ता है। और नोट्स के हिसाब से ये पूरा पाइपलाइन सिस्टम अंदर से खोखला होकर चालू होने लायक, मतलब कैनेलाइज्ड, लगभग 10वें हफ्ते तक हो जाता है। तो आसान भाषा में यूरेट्रिक बड किडनी का पूरा प्लम्बिंग सिस्टम तैयार करता है। समझ गया। यूरेट्रिक बड मतलब किडनी की सारी नालियों का जाल। अब दूसरा वाला पार्ट, मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम या ब्लास्टीमा, ये क्या चीज है और इसका क्या रोल है? मेटानेफ्रिक मीसेनकाइम एक खास तरह का, कह सकते हैं, अविकसित एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है। ये यूरेट्रिक बड के सिरे पर एक टोपी की तरह लगा होता है। आप इसे नेफ्रॉन बनाने की काबिलियत रखने वाली कच्ची सेल्स या स्टेम सेल्स का झुंड समझ सकते हैं। लेकिन ये अपने आप नेफ्रॉन नहीं बना सकता, इसे यूरेट्रिक बड से सिग्नल चाहिए। अच्छा, यहीं पर वो आपसी क्रिया या इंटरैक्शन वाली बात आती है जिसके बारे में आपने शुरू में कहा था। ये काम कैसे करता है? बिल्कुल, ये इंटरैक्शन दो तरफा है और बहुत जरूरी है। इसे रेसिप्रोकल इंडक्शन कहते हैं। होता ये है कि यूरेट्रिक बड जैसे ही मीसेनकाइम के कांटेक्ट में आता है और उसमें बढ़ता है, वो कुछ केमिकल सिग्नल छोड़ता है, ग्रोथ फैक्टर्स जैसे GDNF। ये सिग्नल मीसेनकाइम की सेल्स को कहते हैं कि चलो भाई, अब बदलना शुरू करो। और मेसेनकाइम क्या बनता है फिर? उन सिग्नल्स के जवाब में मेसेनकाइम की सेल्स इकट्ठी होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं और धीरे धीरे नेफ्रॉन के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बदल जाती हैं। ग्लोमेरुलस, जहां खून फिल्टर होता है, फिर बोमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल PCT, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूब्यूल DCT। ये नेफ्रॉन का वो हिस्सा है जो असली में खून साफ करने और यूरिन बनाने का काम करता है। अच्छा, तो यूरेट्रिक बड ने पाइपलाइन बना दी और मेसेनकाइम ने उसके सिग्नल पर फिल्टरिंग यूनिट्स बना दी। लेकिन आपने कहा ये इंटरेक्शन दो तरफा है, इसका क्या मतलब? हाँ, क्योंकि जब मेसेनकाइम बदलना शुरू होता है, डिफरेंशिएट होता है, तो वो भी वापस यूरेट्रिक बड को सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल यूरेट्रिक बड को ठीक से बढ़ने और सही तरीके से ब्रांचिंग करने के लिए गाइड करते हैं। अगर मेसेनकाइम से सिग्नल ना मिले तो यूरेट्रिक बड की ब्रांचिंग रुक सकती है। तो ये एक तरह की बातचीत है। बड कहता है नेफ्रॉन बनाओ, मेसेनकाइम कहता है ठीक से बढ़ो और शाखाएं निकालो। ये नाजुक बैलेंस ही पूरी किडनी के सही विकास की चाबी है। ये तो सचमुच एक बहुत ही डेलिकेट डांस जैसा लग रहा है।
अगर इस बातचीत में, इस रेसिप्रोकल इंडक्शन में कोई गड़बड़ हो जाए, सिग्नल कमजोर हो, गलत टाइम पर हो या कोई एक पार्ट ठीक से रिस्पॉन्ड ना करे, तो क्या होता है? जाहिर है कुछ अच्छा नहीं होता होगा। बिल्कुल, इस इंटरैक्शन की एक्यूरेसी पर ही सब टिका है। इसमें जरा सी भी चूक हो जाए तो सीरियस जन्मजात बीमारियां, कॉन्जेनिटल अनोमलीज हो सकती हैं। हमारे नोट्स में कुछ मेन एग्जाम्पल्स दिए भी हैं। हाँ, जैसे कि सबसे सीरियस लगता है रीनल एजेनेसिस, मतलब किडनी का पूरी तरह से बनना ही नहीं, और दूसरा है मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, MCD के। ये कैसे होते हैं? रीनल एजेनेसिस तब होता है जब या तो यूरेटरिक बड बनता ही नहीं है या वो मेटानेफ्रिक मीसेनकाइम तक पहुंच नहीं पाता, या पहुंच भी जाए तो वो इंडक्शन शुरू नहीं कर पाता। नतीजा कोई किडनी बनती ही नहीं है। अगर ये दोनों तरफ हो जाए, बाइलेटरल रीनल एजेनेसिस, तो ये लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं होता, क्योंकि फिर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बन पाता, जिसे ओलिगोहाइड्रेमनियोस कहते हैं, और उससे लंग्स भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, इसे पॉटर सिंड्रोम या पॉटर सीक्वेंस कहते हैं। ये तो बहुत गंभीर है। और वो दूसरा वाला मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी? MCDK में क्या होता है कि यूरेट्रिक बड और मीसेनकाइम के बीच की जो बातचीत है वो एबनॉर्मल होती है। यूरेट्रिक बड ठीक से ब्रांचिंग नहीं कर पाता और मीसेनकाइम भी ठीक से नेफ्रॉन में नहीं बदल पाता। उसकी जगह किडनी में बहुत सारी नॉन फंक्शनल सिस्ट बन जाती हैं और नॉर्मल किडनी टिश्यू नहीं बन पाता। ये किडनी काम नहीं करती। अक्सर ये एक तरफा होता है, यूनिलेटरल, और अगर दूसरी किडनी ठीक है तो इंसान नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम सीधे सीधे उस शुरुआती बातचीत के फेल होने से जुड़ी है। नोट्स में एक और कंडीशन का जिक्र है, यूरिटेरोपेल्विक जंक्शन, UPJ रुकावट। ये क्या है और ये कैसे रिलेटेड है? यूरिटेरोपेल्विक जंक्शन वो जगह है जहां किडनी की पेल्विस, जो यूरिटेरिक बड से बनी, यूरिटर यानी मूत्रवाहिनी से मिलती है। हमने बात की थी कि यूरिटेरिक बड से बना पूरा सिस्टम लगभग 10वें हफ्ते तक कैनलाइज्ड, यानी अंदर से खोखला हो जाता है ताकि यूरिन बह सके। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये UPJ वाला जो हिस्सा है वो अक्सर कैनलाइज्ड होने वाला सबसे आखिरी हिस्सा होता है। अच्छा, सबसे आखिर में खुलने वाला हिस्सा? जी। तो वहीं पर गड़बड़ी की गुंजाइश ज्यादा होगी। हाँ, कभी कभी ये पूरी तरह खुल नहीं पाता या यहाँ कोई बनावट में कमी रह जाती है। इससे जन्म से ही यहाँ पर एक रुकावट, कॉन्जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाती है। ये यूरिन फ्लो में रुकावट पैदा करने वाली सबसे कॉमन कॉन्जेनाइटल अनोमली है। ये एक तरफ भी हो सकती है या कभी-कभी दोनों तरफ भी। और इस रुकावट का नतीजा क्या होता है? अगर यूरिन आगे नहीं जा पा रहा तो इसका सीधा नतीजा होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब पेल्विस और कैलिक्स में यूरिन जमा होने लगता है और किडनी फूल जाती है। अगर ये लंबे टाइम तक रहे तो किडनी के टिश्यू पर प्रेशर पड़ता है और वो डैमेज हो सकती है। और जैसा कि नोट्स में लिखा है, इसका पता अक्सर जन्म से पहले ही लग जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल जो रूटीन प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड होते हैं उनमें हाइड्रोनेफ्रोसिस का पता चल जाता है। इसे प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। इसका पता चलना हमें जन्म के बाद बच्चे की किडनी की कंडीशन को देखने और ज़रूरत पड़ने पर जल्दी इलाज शुरू करने का मौका देता है। एक मेडिकल ऑफिसर के नज़रिए से देखें तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चों को जन्म के बाद मॉनिटरिंग और आगे की जांच जैसे पोस्टनेटल अल्ट्रासाउंड या शायद VCUG वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, प्रीनेटल डायग्नोसिस से मैनेजमेंट बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को एक बार संक्षेप में देखें, शुरुआत हुई टेम्परेरी प्रोनेफ्रॉस से, जिसने अगले स्टेज मेसोनेफ्रॉस को ट्रिगर किया। मेसोनेफ्रॉस ने कुछ टाइम टेम्परेरी किडनी का काम किया और मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा छोड़ा, और फिर 5वें हफ्ते से मेटानेफ्रॉस का डेवलपमेंट शुरू हुआ, जो हमारा परमानेंट गुर्दा बना। और मेटानेफ्रॉस का बनना भी 2 मेन प्लेयर्स, यूरेट्रिक बड प्लम्बिंग बनाने वाला और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम फिल्टर बनाने वाला, इनके बीच एक बिल्कुल सटीक 2 तरफा बातचीत या रेसिप्रोकल इंडक्शन पर निर्भर करता है। और इसी बातचीत में गड़बड़ होने से रीनल एजेनेसिस, MCDK या UPJ ऑब्स्ट्रक्शन जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनका पता प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड से चल सकता है और जिनका मैनेजमेंट जन्म के बाद जरूरी होता है। एकदम सही कहा। ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कितना कॉम्प्लेक्स और कितना नाजुक होता है। हर स्टेप, हर सिग्नल की अपनी अहमियत है, और इस प्रोसेस को समझना सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट की बात नहीं है, बल्कि ये क्लिनिकली बहुत रेलेवेंट है।
जन्मजात किडनी की बीमारियों के कारण समझने, उन्हें डायग्नोज करने और उनके मैनेजमेंट के लिए। ये पूरी जानकारी बहुत ही साफ और दिलचस्प तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सोचना ही कमाल का है कि हमारे शरीर के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चल रही होती है जब हम बन रहे होते हैं। मुझे खुशी है कि ये डिस्कशन काम आया। और अब अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। हमने देखा कि ये डेवलपमेंट प्रोसेस कितना नाजुक है। अब सोचिए प्रेगनेंसी के दौरान बाहरी फैक्टर्स जैसे माँ का न्यूट्रिशन, कोई दवा या इन्फेक्शन या एनवायरनमेंट में मौजूद केमिकल्स या फिर छोटे-छोटे जेनेटिक बदलाव, वो इस पूरी प्रक्रिया को, इस नाजुक बातचीत को कैसे और कितना प्रभावित कर सकते हैं। शायद ये भविष्य में किसी और गहरी चर्चा का विषय हो। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।